सरकार ने 4 मई से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों में जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न गतिविधियों को जारी रखने के लिए नए दिशा निर्देश किए जारी। देश में 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल। दिल्ली, मुंबई समेत सभी मेट्रो सिटी रेड जोन में, रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया शामिल। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर निगरानी के साथ कंटेनमेंट जोन में होगी सघन निगरानी। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए घर और संस्थागत क्वारंटीन का प्रावधान। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर ग्रीन जोन में शुरू होंगी सभी आर्थिक गतिविधियां। गृह मंत्रालय ने बगैर किसी पास के सभी मालवाहक वाहनों के आवागमन की दी अनुमति। प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों का संचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से की बातचीत। कहा, दोनों देश कोविड-19 की चुनौती का मिलकर करेंगे सामना। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 26,167। 9,950 मरीज हुए स्वस्थ। 1,218 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्रभावित राज्य। लोगों से हर समय सामाजिक दूरी के नियम के पालन की अपील की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 33,44,000 के पार। 2,38,000 से अधिक लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने प्रायोगिक तौर पर रेमडेसिविर दवा की इमरजेंसी में इस्तेमाल को दी मंजूरी। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार देश भर में इस दौरान शिक्षण संस्थान, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य सभी प्रकार के एकत्रीकरण कार्यक्रम, आतिथ्य सेवाएं तथा सार्वजनिक, धार्मिक या उपासना स्थल बंद रहेंगे। लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। जिलों को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन्स में बांटा गया है। इस दौरान रेल, हवाई सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन विशेष कार्यों के लिए परिवहन का इस्तेमाल हो सकेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में सभी स्वास्थ्य गतिविधियां चालू रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बंद रहेंगे। रेड जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ई-कॉमर्स को अनुमति मिलेगी। रेड जोन में अंतरराज्यीय, अंतर जिला बसें नहीं चलेंगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी, 2 सवारी के साथ 2 पहिया वाहनों को अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़ सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। बात कर लेते हैं देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की। तो देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 26,167 पहुंच गई है। वहीं 9,950 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि 1,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना संक्रमण को काबू में रखा जा सके। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करें। लॉकडाउन के कारण केरल में फंसे उड़ीसा के 1100 प्रवासी श्रमिकों को लेकर पहली विशेष ट्रेन कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। श्रमिक ट्रेन का संचालन एर्नाकुलम जिले के अलुवा से किया गया। ट्रेन में प्रवासी श्रमिकों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का इंतजाम किया गया। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित की गई। प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज और भी ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। और भारतीय रेलवे फंसे हुए मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और छात्रों को वापस भेजने के लिए विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसी क्रम में 6 कोच वाली एक विशेष ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल की ओर रवाना किया गया, जिसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे।
देशव्यापी लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल तक चलाई जा रही हैं। रेलवे द्वारा गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार बिहार के लिए जयपुर से पटना स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया है। स्पेशल ट्रेन में केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति थी जिनको राज्य सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था। रेलवे द्वारा यात्रियों के सहयोग से स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पूरा ध्यान रखा गया। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को दूसरे प्रदेशों से वापस लाने की अनुमति मिलने के बाद बिहार सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिला अधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रवासियों के वापसी प्रबंधन पर विचार विमर्श हुआ। यहां दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रमिकों, छात्रों और तीर्थ यात्राओं से लौट रहे लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। बिहार से बाहर रह रहे लगभग 29 लाख श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पास कराया है। सरकार ने कहा है कि वापस आ रहे लोगों के लिए प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय क्वारंटीन करने की व्यवस्था की गई है। और लॉकडाउन के बाद से ही कोटा में हजारों कोचिंग छात्र फंसे हुए थे। अब पूरे देश में ये पहला मामला है जब कोटा के कोचिंग स्टूडेंट अपनी ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन के द्वारा अपने घर लौट रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वापसी समन्वय के बाद रेल मंत्रालय ने सिंगल ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दी है और इसी के तहत बाकी राज्यों की तरह कोटा से भी लोग पहुंच रहे हैं। कोचिंग कर रहे झारखंड के 942 स्टूडेंट शुक्रवार रात 10 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। रवाना होने से पहले सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की गई, उनको फूड पैकेट और पानी की बोतल दी गई। साथ ही ट्रेन के कोच में उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बिठाया गया। घर लौटते वक्त बच्चों की खुशी साफ देखी जा सकती है। तो देश भर के विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है स्पेशल ट्रेनों के जरिए। और मोदी सरकार एमएसएमई क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रही है ताकि इन क्षेत्र में उद्योगों से जुड़े लोगों को कोई परेशानी ना हो। मेरठ में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। इस कारोबार से जुड़े लोग भी सरकार के कदमों का स्वागत कर रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। देश के अंदर लाखों करोड़ों परिवारों की आय का साधन लघु और सूक्ष्म उद्योगों से जुड़ा रहता है। लॉकडाउन के समय ये उद्योग भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब मोदी सरकार इस क्षेत्र पर खास ध्यान दे रही है। मेरठ के अंदर बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स का सामान बनता है। कोरोना के चलते ये उद्योग भी प्रभावित हुआ है। सरकार जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान दे रही है, उसका मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले लोगों ने स्वागत किया है। अगर सरकार एमएसएमई के लिए कुछ योजना लाती है तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे और पूरी उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस बारे में चिंता जरूर करेगी, क्योंकि जो एमएसएमई में जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इसके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। घरेलू स्तर पर क्रिकेट बैट से लेकर क्रिकेट का सामान मेरठ में बनाया जाता है। इस सामान की विदेशों से लेकर भारत के मार्केट में काफी डिमांड है। इस काम से जुड़े लोगों का भी मानना है कि जिस तरह से सरकार इस क्षेत्र पर ध्यान दे रही है, उससे आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कैरम बोर्ड का इस समय सीजन होता है, बच्चों की छुट्टियां जिस हिसाब से होती है, गर्मियां होती हैं, तो इस समय सीजन का टाइम होता है। ऑर्डर भी काफ़ी हैं और डिमांड भी इस समय लॉकडाउन की वजह से और भी ज़्यादा है। मोदी सरकार हर क्षेत्र पर पूरा ध्यान दे रही है ताकि संकट की इस घड़ी में जान के साथ साथ जहान की भी रक्षा की जा सके। इसलिए सरकार लगातार लोगों और कारोबार की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। मेरठ की एमएसएमई इंडस्ट्री ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स का काम बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। अगर सरकार उनके लिए कुछ सोचती है तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी सहायता होगी, क्योंकि लॉकडाउन के समय उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री को। उनके जो ऑर्डर हैं वो तमाम ऑर्डर कैंसिल हुए थे। इसके साथ साथ ही बड़ी संख्या में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो बेरोजगार हुए। तो निश्चित तौर पर सरकार के इस कदम का मेरठ की एमएसएमई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। वीरत सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ।
और रक्षा सूत्र से पहले सुरक्षा कवच। जी हां, देश की सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को स्पर्श गंगा ने खादी के कपड़े से बने रीयूजेबल मास्क भिजवाए हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था स्पर्श गंगा देश और दुनिया में वर्ष 2008 से काम कर रही है और पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख से ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। स्पर्श गंगा की विभिन्न टीमों ने इन दिनों फेस मास्क को खादी के कपड़ों से खुद ही घर में बनाया है, जिन्हें धोकर दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। कैसे तैयार किए गए हैं ये मास्क और किन जवानों को ये भेजे जाएंगे, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने स्पर्श गंगा के राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल निशंक से। सीमाओं पर तैनात जवानों को खादी के मास्क मुहैया करा रहा है स्पर्श गंगा। किस तरह के हैं ये मास्क, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पर्श गंगा की राष्ट्रीय संयोजिका आरुषि पोखरियाल निशंक। जब पूरी दुनिया जो है इस कोविड-19 से कोरोना वायरस से त्रस्त है, ऐसे समय में मैंने और मेरी स्पर्श गंगा टीम ने सोचा कि हम घर पे बैठ के रोने से बहुत अच्छा है कि हम अपने छोटे से कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी को मदद कर सकते हैं। और यही विचार को रखते हुए, क्योंकि हम भारतीय हमेशा से खादी जो है उसको एक कपड़े की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि एक विचार और विचारधारा की तरह लेते हैं। और इसी बात को सोचते हुए हम लोगों ने जो है, हमारी बहनों ने घर में रखे हुए सूती के और खादी के कपड़ों को लेकर खादी के मास्क बनाए। ये जो खादी मास्क हैं उनको आप रोज पहनिए, ये गंदे होते हैं, गर्मी है, लोगों को पसीना भी आएगा, बहनें हमारी मेकअप भी करती हैं, उससे भी खराब हो जाते हैं। आप अगले दिन इसे धोइए और धो के आप इसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। मात्र एक कपड़ा पतला नहीं है, बल्कि इसको काफी लेयर में बनाया गया है ताकि हमारा जो संरक्षण है, इस बीमारी से जो संक्रमण फैल रहा है उसको बचाया जा सके। हमारे भारत के जो लघु उद्योग हैं, मेरी बहनें जो इन्हें बना रही हैं, उनके घर में रोजी रोटी का काम भी ये कर रहा है। जवानों को कुल कितने आपने ये मास्क भेजे हैं और क्यों सोचा कि आपने इस तरह के मास्क उनको भेजे जाएं? हमारी सेना पे जो हमारे भाई हैं वो आज भी इस बात की चिंता किए बिना कि कोरोना वायरस फैल रहा है और आज भी सीमा पर डटे हुए हैं, उन्होंने अपने पोस्टों को नहीं छोड़ा है। तो हम लोग बहनें जो है उनको राखी भेजा करती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार रक्षा सूत्र से पहले मेरे भाइयों के पास रक्षा कवच पहुंचने चाहिए ताकि उनकी भी इस बीमारी से रक्षा हो सके। और जी हाँ, स्पर्श गंगा टीमों ने करीबन 10 और 11,000 मास्कों को आर्म्ड फोर्सेस को, कंसर्न ऑफिसर्स को जाके सौंपा है। दिल्ली में सौंपा है, रुड़की में सौंपा है, हरिद्वार में सौंपा है, ताकि ये मास्क जो है वो मेरे भाइयों तक पहुँच सके। कहीं ना कहीं रक्षा कवच के तौर पर इन मास्कों को भेजा जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनका इस्तेमाल वाकई कोरोना की इस लड़ाई में सहायक सिद्ध होगा। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा और विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आप भी बना सकते हैं अपने घर में ही मास्क और उसे लगातार पहन सकते हैं। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां के नांदेड़ में युवकों का एक समूह लॉकडाउन में सड़क पर ड्यूटी निभा रहे अलग अलग विभागों के कर्मचारियों और पुलिस सहित जरूरतमंदों तक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। लॉकडाउन में ढाबे और छोटे मोटे रेस्तरां बंद हो जाने से बाहरी राज्यों में काम कर रहे लोगों को खान पान में दिक्कत ना हो, इसके लिए कई संस्थाएं सक्रिय होकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कुछ युवाओं ने भी ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं या फिर वे आवश्यक सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। नांदेड़ शहर के करीब 3 किलोमीटर दूर एक खेत में करीब 25 लोग इस काम में लॉकडाउन के बाद से जुटे हुए हैं और अपनी स्कूटी और उपलब्ध वैन से भोजन आपूर्ति का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस रसोई को मुख्य जगह से अलग थलग रखा गया है और सेवा देने वाले लोग भी वहीं डेरा जमाए हुए हैं और ना तो वे यहाँ से कहीं जाते हैं और ना ही किसी को आने देते हैं। नांदेड़ में जो पुलिस जो सेवा कर रही है, डॉक्टर्स जो सेवा कर रहे हैं, 4,000-5,000 आदमी का यहाँ कम्युनिटी किचन में हम एक भोजन तैयार करते हैं। हर दवाखाने में खाने के पैकेट सवेरे शाम और नाश्ता और पानी के बॉटल्स हम वहाँ सप्लाई करते हैं उनको। इस सार्वजनिक रसोई में सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जिनके परिजन यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। आम्ही अटकळीहून आलेलो आहोत नांदेडला दवाखान्यासाठी दाखवण्यासाठी। मैं यहाँ इलाज के लिए भर्ती हूँ। हमें इस संस्था की मदद से भोजन मिल रहा है, हमें अच्छा भोजन मिल रहा है। ये जेवणाचा डब्बा पोच करत आहे ती संस्था। डब्याचा खूप फायदा व्हायला सर। हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह के प्रयास से मराठवाड़ा में फंसे कई मरीजों और उनके परिजनों को बहुत राहत मिली है। हॉस्पिटल मध्ये खूप लोक डब्यासाठी वाट पाहायला येतात तुमची।
युवाओं की जिंदा दिली ने नांदेड़ के लोगों का दिल जीत लिया है। नांदेड़ से भारत होकरणे के साथ मुंबई ब्यूरो, डीडी न्यूज। तो मुश्किल की स्थिति में समाज के विभिन्न वर्गों से सामने आ रही है अच्छी पहलें। इसी के साथ ही छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे देश में आतंकवाद से रोज traveled to Los Angeles via Heathrow Airport. I might have picked up in these three possibilities. By 6th of March, my fever started. Low-grade fever. I thought it is no corona, flu, I think. I preponed my flight back to Bangalore. 8th I landed and I had some doubt. And I told my wife I'll stay upstairs. We have a duplex house here. People really sleep in the ground floor in summer. I went upstairs. I told them, don't come near me. My colleague connected to Rajiv Gandhi Hospital. My brother-in-law, he lives right opposite. He connected. I think he found this is the place to go. So the same day, went at 4 p.m. Sunday. This is a good facility. Created my file. Completely taken my history. And they finally, took a test. Because of my travel history, they took a test. Same day they took a test. I came back home and again separated myself. Everything separate. Next day afternoon, I got a call from Dr. Padma to get admitted. My virus load was high. Then I was asked to go to isolation center and I got admitted next day. My entire family were के C2B/37 में चंदा रहती है। 70 पार की ये उम्र अकेले जिंदगी गुजारने की नहीं है, उस पर भी लॉकडाउन है। बच्चे दूसरे शहर में हैं, बेटी द्वारका में अपने पति के साथ है। केवल और केवल सहारा पुलिस का है, जिसने जन्मदिन भी मनाया और जरूरत पड़ने पर दूसरी मदद भी की। पुलिस वाले हमारी बहुत मदद करते हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं कि बहन जी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ आपको कुछ चाहिए, जहाँ आप ठीक ठाक हो, ये सब। दिल्ली के पश्चिमी जिले में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 6136 है। अकेले राजौरी गार्डन सब डिवीजन में ऐसे बुजुर्गों की संख्या 2790 है। 24 मार्च से जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, पुलिस ने ऐसे बुजुर्गों के घर 11,116 बार दौरा किया और 11,947 बार फोन कर इनका हालचाल जाना। इन आंकड़ों में 41 ऐसे बुजुर्ग हैं जिन तक पुलिस ने दवा, दूध, सूखा राशन और मास्क जैसी सुविधाएं पहुंचाई हैं। सुभाष नगर में रहने वाले बुजुर्ग हरवंश सिंह पुलिस के इन दावों को सही ठहराते हैं। लॉकडाउन में उनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। सीनियर सिटीजन सारे कुछ न कुछ बीमारी होती है, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनको दवाइयाँ दिलाना से लेके उनका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कोई भी इशू थी, उनकी फूड रिलेटेड इशू, हमारे बीट कांस्टेबल्स ने इस दौरान 11,116 विजिट्स करी है सीनियर सिटीजन्स को इस तरह की हेल्प करने की। और कई बार हेड को फ़ोन आते रहता है, कभी वहाँ से फ़ोन था, हाँ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। मैंने कहा नहीं, हमारा सब कुछ कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सब हमारी देखभाल कर रहे हैं। सुभाष नगर में अमित कौर की 3 बेटियां हैं, कोई आगरा, कोई दूर की कॉलोनी में रहती है। ऐसे लोगों के लिए दिल्ली पुलिस बुढ़ापे की मजबूत लाठी बनी है। हरिनगर निवासी श्याम मुरारी कपूर की मौत 26 अप्रैल को हुई, तो उनके संस्कार तक की व्यवस्था पुलिस ने सुनिश्चित की। हजारों की संख्या में ऐसे बुजुर्ग हैं जो लॉकडाउन में घर पर अकेले हैं, क्योंकि या तो उनके बच्चे विदेशों में हैं या दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हैं। अब इन बुजुर्गों के लिए दिल्ली पुलिस ही एकमात्र सहारा है। दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों को 24 घंटे, चाहे बात दवा की हो या किसी तरीके की राहत हो, पहुंचा रही है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, पश्चिमी जिला।
तो पुलिस यहां पर आई है मदद के लिए। और दिल्ली के मयूर विहार में स्थित सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के 122 जवान कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। बटालियन में तैनात सभी 480 जवानों को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि इनमें से 368 जवानों की रिपोर्ट आ चुकी है, जबकि 112 की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच एक सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की मंगलवार को संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। और मध्य प्रदेश के कलाकार ने इंदौर के टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए सुंदर पत्थर की आकृति बनाई है, जिन्होंने कोरोना वायरस के साथ लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने सभी फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर से मिले संदेशों के साथ देवेंद्र की तस्वीर को कागज पर बनाने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उन्हें टाट पट्टी बाखल के पत्थरों से कलाकृति बनाने के लिए एक सुझाव मिला। कलाकार ने सुझाव पसंद किया और पत्थरों से भित्ति कला बनाना शुरू कर दिया। 7 दिनों तक 12 घंटे से अधिक काम करने के बाद उन्होंने 50 कलाकृतियां बनाई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से बातचीत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से बात की और महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों वाले पड़ोसियों के रूप में भारत और थाईलैंड इस मौजूदा संकट से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। कोविड-19 से उपजे संकट और उसके निहितार्थ से जुड़े विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक हिंदी अखबार के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उचित समय पर इस महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और इस वैश्विक महामारी का सामना करने में देश की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के प्रभावी नेतृत्व और प्रयासों के बल पर भारत ने जिस तरह अब तक इस वैश्विक महामारी का सामना किया है, उसे इंडिया मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया मॉडल कारगर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो की भावना को सार्थक करते हुए भारत ने अब तक 100 से अधिक देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के बाद भारत आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा और विश्वास जताया कि कोविड-19 से उपजे संकट के बाद हमारा देश और अधिक आत्मनिर्भर होकर उभरेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।